नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार। दिल्ली में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया से लोग मर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के 6 में से 5 मंत्री इस वक्त दिल्ली से बाहर हैं। दिल्ली में चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। डेंगू से 10 लोगों की जान गई है। मलेरिया से भी 2 लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत 5 मंत्री इस वक्त दिल्ली से बाहर हैं। तीनों मेयर भी दिल्ली से बाहर हैं क्या? और एलजी साहब कहाँ हैं? फॉगिंग दिल्ली में कहीं पे भी नहीं हो रही है और कूड़ा नहीं उठ रहा है। अस्पतालों के अंदर तो जो मरीज आते हैं उनके इलाज की व्यवस्था जरूर करने की कोशिश की जा रही है। एमसीडी को जो है कंट्रोल करने का काम उनका होता है। वो कहते हैं फॉगिंग नहीं कर रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं कर रहे हैं, उसकी बात तो कोई करता नहीं है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली की सफाई करो, दिल्ली के जल जमाव को खत्म करो, लेकिन इन्होंने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो चिकनगुनिया से और डेंगू से मौत हुई है, वास्तव में इसका जिम्मेदार दिल्ली सरकार है कि नहीं, इस पे बहस हो। दिल्ली कड़ाह रहा है डेंगू से, चिकनगुनिया से, अपने प्रॉब्लम से, लेकिन कोई पंजाब में डेरा डाले हैं अगली सप्ताह के लिए, कोई गोवा में डेरा डाले हैं। चिकनगुनिया से दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई है। 29 पेशेंट दाखिल हुए थे और 29 में से अभी 4 की डेथ हो चुकी है। इस बार दिल्ली में डेंगू से ज्यादा चिकनगुनिया का असर देखने को मिल रहा है। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली में चिकनगुनिया के अब तक 1700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में सर गंगाराम अस्पताल में 3 मरीजों ने चिकनगुनिया से दम तोड़ा। 1 मौत हेडगेवार अस्पताल में हुई। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में मलेरिया के 21 मरीज भर्ती कराए गए हैं। 2 की मौत हुई। इस साल दिल्ली में अब तक डेंगू के भी 1150 से ज्यादा मामले सामने आए। 10 लोगों की मौत हुई है। अरविंद केजरीवाल पंजाब, बेंगलुरु, डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया फिनलैंड और सत्येंद्र जैन गोवा में हैं। श्रम रोजगार मंत्री गोपाल राय छत्तीसगढ़ में, जबकि खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन हज यात्रा पर निकले। कावेरी के पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु में तनाव बरकरार है। हालांकि आज हालात थोड़े काबू में हैं। पीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बेंगलुरु के 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। हिंसा को देखते हुए जगह जगह कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बेंगलुरु में 15,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके अलावा आरएएफ, क्विक रिएक्शन टीम, सीआईएसएफ, बीएसएफ और 3,000 होमगार्ड के जवान भी तैनात हैं। हिंसा प्रभावित मांड्या में आईटीबीपी और कर्नाटक पुलिस ने आज फ्लैग मार्च भी किया। 350 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले चुके हैं और अभी भी जारी है। जहाँ भी जो दंगे फसाद जो किए इन्होंने हुआ है, ज़्यादातर गाड़ियाँ जलाई गई हैं। लास्ट नाइट वी हैव रिसीव्ड अबाउट 10 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस व्हिच वी हैव डिप्लॉयड इन सेंसिटिव एरियाज। पीएम ने भी दोनों राज्यों के लोगों से शांति की अपील की। कावेरी पानी के बंटवारे पर जैसे हालात कर्नाटक तमिलनाडु में बने हैं वो दुखद हैं। मुझे व्यक्तिगत पीड़ा है। किसी भी समस्या का हल हिंसा से नहीं निकाला जा सकता। मेरी अपील है कि संवेदनशीलता दिखाने के साथ अपने नागरिक कर्तव्यों को भी याद रखें। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी को लेकर विवाद 135 साल पुराना है। इस विवाद पर आखिरी फैसला 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का आया। कोर्ट ने कहा कर्नाटक कावेरी से रोज 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे। फैसले के विरोध में कर्नाटक से तमिलनाडु तक हिंसा हुई। कर्नाटक सरकार ने याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कर्नाटक अब तमिलनाडु को 20 सितंबर तक रोज 12,000 क्यूसेक पानी दे। कर्नाटक के मांड्या में आज लोगों ने तमिल अखबारों को आग के हवाले कर दिया। पूरे बेंगलुरु में धारा 144 लागू है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर पर एक बार फिर से भड़काने वाला बयान दिया। नवाज शरीफ ने ईद उल अजहा को कश्मीरियों के सर्वोच्च बलिदान के लिए समर्पित किया। कहा जब तक कश्मीर का मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक पाकिस्तान ऐसा करना जारी रखेगा। शरीफ ने रायविंड में परिवार के साथ ईद की नमाज अदा की। कहा हम कश्मीरियों के बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें उनके बलिदानों का फल मिलेगा। हम ईद को कश्मीरी जनता के सर्वोच्च बलिदान के प्रति समर्पित करते हैं। जब तक कश्मीर का मुद्दा कश्मीरी जनता की इच्छाओं के हिसाब से हल नहीं होता तब तक हम ऐसा करना जारी रखेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए। उसमें जो हालात हैं, वहाँ जो लोग मर रहे हैं अलग अलग शोबों में, उनकी फिक्र करनी चाहिए
और हमारा कश्मीर की और हिंदुस्तान की फिक्र करना वो छोड़ दें। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से पाकिस्तान कश्मीर में हिंसा भड़काने की कोशिश में लगा है। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। इससे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया था। बुरहान वानी की मौत पर पाकिस्तान में 19 जुलाई को काला दिवस मनाया गया था। भारत में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी कहा था कि इस साल का स्वतंत्रता दिवस कश्मीर की आजादी को समर्पित है। जमात उद दावा चीफ और आतंकी हाफिज सईद ने भी नवाज सरकार से कश्मीर पर कड़ा रुख अपनाने और आजादी हासिल करने में उनकी मदद करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में करीब 56 घंटे बाद भी आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। पुलिस के मुताबिक अभी भी अल्लाहपीर इलाके में मिनी सचिवालय की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कुछ आतंकी छिपे हैं। कुछ घरों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जवान गोलियां बरसा रहे हैं। जवाब में आतंकियों की ओर से फायरिंग हो रही है। देर रात तक रुक रुक कर हो रही फायरिंग आज सुबह से तेज हो गई। सेना ने बिल्डिंग और आसपास के इलाकों को घेर लिया है। अब तक 4 आतंकी मारे जा चुके हैं। एक पुलिस कांस्टेबल भी शहीद हुआ है। छत पे नहीं आ सकते हैं, कहीं घूम नहीं सकते हैं, या फायर आने का डर है, किसी का भी फायर आ जाएगा। पाकिस्तान को चाहिए ये मिलिटेंसी बंद कर देनी चाहिए, बाज आ जाना चाहिए, या इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए ये इनका कुछ कार्रवाई ऐसी करें ताकि ये दोबारा ऐसा काम ना कर सके। जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की कई मुठभेड़ हो चुकी हैं। 15 अगस्त को श्रीनगर के नौहट्टा में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद हुए। 8 अगस्त को कुपवाड़ा जिले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हुए। एक आतंकी मारा गया। 30 जुलाई को कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में 2 सैनिक शहीद हुए। 2 आतंकी मारे गए। 25 जून को पुलवामा के पंपोर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हुए। 3 जून को अनंतनाग में सेना के काफिले पर हमले में 3 जवान शहीद हुए जबकि 5 घायल हो गए। कश्मीर में पिछले 3 दिनों में घुसपैठ कर रहे 8 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल को उनके पद से हटा दिया। दीपक सिंघल की जगह राहुल भटनागर को यूपी का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। राहुल भटनागर 1983 बैच के आईएएस अफसर हैं। इससे पहले राहुल भटनागर वित्त विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर तैनात थे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। मुख्य सचिव मुझे बनाया गया शासन ने, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। दीपक सिंघल को कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है। दीपक सिंघल 1982 बैच के आईएएस अफसर हैं और राहुल भटनागर से 1 साल सीनियर हैं। दीपक सिंघल को 3 महीने पहले 7 जुलाई को आलोक रंजन की जगह मुख्य सचिव बनाया गया था। दीपक सिंघल को 18 वरिष्ठ आईएएस को नजरअंदाज कर मुख्य सचिव बनाया गया था। 2 दिन के अंदर अखिलेश सरकार का यह दूसरा बड़ा फैसला है। कल ही अखिलेश ने अपने कैबिनेट से 2 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हटा दिया। दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। एक युवक चिकनगुनिया से मौत के बाद पत्नी की लाश लेकर 6 घंटे तक भटकता रहा। एक अस्पताल में मौत के बाद छोटे लाल अपनी पत्नी का शव लेकर आए, लेकिन मकान मालिक ने शव घर में रखने से मना कर दिया। आसपास रहने वाले लोगों ने भी छोटे लाल की मदद नहीं की। इसके बाद छोटे लाल पत्नी का शव दोबारा लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल ने भी डिस्चार्ज किए जाने की वजह से शव रखने से इनकार कर दिया। मुझे बोले कि ऐसा है, ये 2000 रुपया पकड़ो और 500 रुपया दे देना उसको ड्राइवर को रात में, और सुबह जब होगा तो और पैसा पकड़ा देना और एम्बुलेंस वाले को। इन्होंने मेरी चाबी गाड़ी की निकाल ली। किसने निकाली? मकान मालिक। उन्होंने साथ में 2-3 और थे, लड़कों को भेजा कि चाबी कहाँ तेरी, मैं बस चाबी जरूर दे दो मेरे को। चाबी दे दी। यहाँ पे मकान ये दिया है, यहाँ गाड़ी खड़ी थी, इन्होंने मना कर दिया गाड़ी यहाँ पे हटाओ फटाफट। वो गाड़ी वाला तो उससे बात करी, इसके साथ इनको पैसे दिए मैंने। गाड़ी वाले से बात की, रात भर ऑपरेशन के कागज बनवा के दीजिए। छोटे लाल जी को गाड़ी वाले को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, 2000 रुपये। छोटे लाल की पत्नी अंजू ने पूर्वी दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल में रात 8 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ा। छोटे लाल बिहार के रहने वाले हैं और पत्नी के साथ कड़कड़डूमा इलाके में किराए के मकान में रहते थे। पुलिस के दखल के बाद इलाके के प्रधान के घर में छोटे लाल की पत्नी अंजू का शव रखा गया।
हाल ही में ओडिशा के कालाहांडी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। एम्बुलेंस न मिलने पर दाना मांझी नाम का शख्स अपने कंधे पर पत्नी की लाश लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल चलता था। जयपुर में भाईचारे की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली है। एक अस्पताल में हिंदू और मुस्लिम पुरुष ने एक दूसरे की पत्नियों को किडनी दान दी। हसनपुरा में रहने वाली 36 साल की अनीता और अजमेरी गेट के पास रहने वाली 42 साल की तस्लीम की किडनी खराब थी। दोनों का निजी अस्पताल में डायलिसिस चल रहा था। डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी, लेकिन ब्लड ग्रुप का डोनर नहीं मिल रहा था। इसी दौरान अनीता के पति का ब्लड ग्रुप तस्लीमा से और तस्लीमा के पति का ब्लड ग्रुप अनीता से मिल गया। इसके बाद दोनों के पति ने एक दूसरे की पत्नियों को किडनी देने का फैसला किया। हमारे से संपर्क हुआ आपसे में कि आप दे सकते हुए, तो हम दोनों इसमें सहमत थे। तो इनका भी बड़ी अच्छी तरीके से ऑपरेशन हो गया, हमारा भी ऑपरेशन हो गया। आज हम स्वस्थ थे। उसमें कोई लिखा थोड़ी है कि हिंदू भाई की किडनी है, वो मुसलमान की पर लिखा हुआ नहीं है कि मुसलमान भाई की किडनी है। वो तो एक मजहब बना दिया इंसान ने, इंसानियत के नाम, कि भाई ये हिंदू की है, ये मुसलमान है। अनीता का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, तस्लीमा का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। जांच में अनीता के पति विनोद का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव निकला, जो तस्लीमा से मिल गया। तस्लीमा के पति अनवर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव निकला, जो अनीता का ब्लड ग्रुप था। 8 डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर दोनों महिलाओं की किडनी ट्रांसप्लांट की। डॉक्टर्स का दावा है कि राजस्थान में इस तरह का ये पहला मामला। रियो पैरालंपिक में भारत को एक और कामयाबी मिली है। शॉटपुट दीपा मलिक ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। 46 साल की दीपा मलिक 4.61 का स्कोर बनाकर दूसरे नंबर पर रहीं और सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। इसी के साथ दीपा ने पैरालंपिक में भारत को तीसरा मेडल दिलाया। दीपा की कामयाबी पर उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं। So it makes me very very proud and it makes me feel very very fortunate that she is my mother. Father, parents, we are on top of the world. She's worked very hard. She trained herself for the last 3-4 years. Totally dedicated. हमें दीपा मलिक पर पूरा विश्वास था कि वो जरूर मेडल जीतेगी और आज उन्होंने शॉटपुट के अंदर जो सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया है, उस पर पूरे देश को गर्व है। 8 साल में पहली बार पैरालंपिक में किसी भारतीय महिला ने पदक जीता है। दीपा मलिक अभी तक अलग अलग प्रतियोगिताओं में 54 मेडल जीत चुकी हैं। हरियाणा सरकार ने सिल्वर मेडल जीतने पर दीपा को 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। दीपा को 17 साल पहले स्पाइनल ट्यूमर हुआ था। इसके बाद उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। पैरालंपिक 1960 में शुरू हुए थे। भारत ने पहली बार 1968 में हिस्सा लिया था। दीपा को 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दीपा का नाम अब तक 4 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आ चुका है।